नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग जो कि एस पांडे की बुक कवर ही कर रहे थे। ठीक है, अभी तक हमने जो कि 7 चैप्टर को कवर कर लिया है। ये हमारा जो अगला चैप्टर है, आपका चैप्टर नंबर 8 है, जो कि किस बारे में बात करता है, भारत में नातेदारी की व्यवस्था। नातेदारी को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किनशिप सिस्टम भी बोल सकते हो। ठीक है, किनशिप सिस्टम बोला जाता है। अब देखो, नातेदारी मतलब क्या होता है, एक तरह से जो जितने आपके रिश्तेदार हैं ना, जितने भी आपके रिश्तेदार रिलेटिव्स हैं, जो दूर दराज जैसे मान के चलो बुआ जी, फूफा जी, मामा मामी, चाचा चाची, जो भी हैं, ठीक है, अब नाना नानी, दादा दादी, सबको गिन लो। तो वो सभी जो रिश्तेदार हैं, आपको उन्हीं के बारे में समझना है कि उनसे कैसे जो कि हमारा जो कि संबंध स्थापित होता है, फिर उसका जो कि समाज पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये जो संबंध है जो समाज के हिसाब से कैसे काम करता है, और इसका जो कि समाज में क्या रोल है। तो ये सब चीज़ों को अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, भारत की नातेदारी जो व्यवस्था है उसको देखने की कोशिश करते हैं, ताकि हम समझें कि कोई व्यक्ति कैसे जो कि अपने संबंध जो कि अन्य लोगों से समाज में स्थापित कर पा रहा है, और उसका जो कि वो संबंध उस पर कैसा इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो इन सब के अध्ययन के लिए जो कि भारत की नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब यहीं पे समझो कि जो नातेदारी वर्ड है, ये हमने समझा कि ये एक बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, इसमें सारे आपके रिलेटिव्स, फैमिली, सब कुछ सब लोग आ जाते हैं। ठीक है, और एक परिवार जो वर्ड है वो एक छोटा एरिया है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग देखो केवल फैमिली में जितने मेंबर हैं उनकी बात करते हैं, और वंश जो कि मतलब आपके पिता के पक्ष या माता के पक्ष से जितने लोग हैं शामिल, मतलब एक तरह से रक्त के आधार पे जो आपके वंश हैं, ठीक है, रक्त संबंध जिनसे हैं, तो वो जो कि हमारा वंश कहलाता है। लेकिन नातेदारी में क्या आता है, आपका जो कि वंश समूह भी आता है, मतलब रक्त के आधार पर जो समूह है वो भी शामिल होते हैं, वो भी रिश्ते नाते शामिल होते हैं। साथ ही जो विवाह के द्वारा जो कि संबंध स्थापित होते हैं अन्य लोगों से, वो भी जो कि रिश्तेदारी, जो नातेदारी है, वो भी इसमें स्टडी के लिए शामिल होता है। तो इससे हम समझते हैं कि जो नातेदारी है एक बड़ा एरिया है, रिश्तेदारों की एक पूरी लिस्ट है, लंबी कतार है समझो, और जो आपका परिवार वंश है एक सीमित एरिया, छोटा समूह है जिसको हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको मेजर जो कि डिफरेंस आपको समझना जरूरी था कि नातेदारी एक्चुअली है क्या। ठीक है, अब चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। इसमें देखो, भारत में वंश व्यवस्था, वंशानुक्रम, नातेदारी व्यवस्था, भारत में विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में संबंधी नियम। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी ये आपका टॉपिक है, क्योंकि हर साल आपसे इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम काफ़ी डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। ये भी आपका वीडियो जो कि 3 या 4 पार्ट में आएगा। तो पहला पार्ट है, चलो देखते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अपने नोट्स का एक चीज़ डाल दिया हूँ, जिससे आप भी जो कि जब नोट्स वगैरह बनाते हैं तो आपको भी थोड़ा सा सहूलियत हो कि एक छोटा सा शॉर्ट नोट और अच्छा नोट कैसे बनाए। ठीक है, तो देखो ये नोट्स में वंशानुक्रम, जो भारत की नातेदारी व्यवस्था, उसी में हम पढ़ेंगे वंश और वंशानुक्रम। तो ये देखो उसी को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। पहले वंश की अवधारणा क्या है, वंशानुक्रम क्या है। वंशानुक्रम देखो 2 तरह से होता है, पितृवंशी, मातृवंशी। पितृवंशी मतलब जो पिता के पक्ष से आता चलता है, मतलब पिता है तो उसका बड़ा बेटा होगा, फिर उस बेटे का जो बेटा होगा वो, मतलब ऐसे चलता है ये क्रम। अब मातृवंशी मतलब जो मदर है आपकी, ठीक है, उनकी जो बेटी है, फिर उस बेटी की बेटी, या फिर ऐसे मतलब ये यहाँ पे फीमेल चलता रहेगा, यहाँ पे मेल वाला सिस्टम चलता रहेगा। यहाँ पे एक तरह से कह लो जो पितृवंशी एक तरह से ये पैट्रियार्की सिस्टम को कैरी करता है। ठीक है, तो वंशानुक्रम 2 तरह से डिसाइड होता है आपका, एक पितृवंशी, एक मातृवंशी। अब देखो पितृवंशी की कुछ विशेषताएं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, जैसे सत्ता किसके पास होगी, संपत्ति का अधिकार किसके पास होगा, उत्तराधिकार किसके पास होगा, श्रम विभाजन का निर्धारण कैसे होगा, ये सब जो कि वंशानुक्रम की विशेषताएं हैं, जो कि पितृ में अलग तरीके से होती है, मातृवंशी क्रम में अलग तरीके से होती है। फिर देखो परिवर्तन, अब इसमें जो ये जो वंश क्रम है या ये जो नातेदारी व्यवस्था है, इसमें जो परिवर्तन आ रहा है उसके कुछ फैक्टर है। ठीक है, जैसे आर्थिक शक्तियाँ हैं, जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण, बाजार व्यवस्था, ये जो कि इसमें परिवर्तन ला रहा है। भावनात्मक शक्तियाँ देखो, जैसे पश्चिमीकरण जो कि हमारे मूल्यों विचारों में परिवर्तन कर रही हैं, आधुनिकीकरण, उदारवादिता या उपयोगवादिता, अव्यक्तिवादिता। तो ये सब फैक्टर हैं जो कि भावनाओं के स्तर पर जो कि आपका जो वंशानुक्रम है या नातेदारी व्यवस्था उसमें जो कि परिवर्तन ला रहे हैं। और कुछ देखो नए नए नियम कानून बन गए हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में, तो इससे भी जो कि जो पारंपरिक जो आपका वंशानुक्रम है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अफेक्ट हो रहा है। फिर कुछ नारीवादी आंदोलन है, जिसमें जो कि नारियों को इक्वालिटी लाने की कोशिश की गई, मतलब उनको समानता का दर्जा दिया जाए, इसके लिए जो कि आंदोलन किए गए हैं। तो ये भी जो कि आपका जो वंशानुक्रम सिस्टम है पैट्रियार्की वाला, उस पर भी थोड़ा सा चोट करने की कोशिश करता है। तो ये सब कुछ फैक्टर जो इसके परिवर्तन के कारक है। तो ये देखो काफ़ी शॉर्ट में तो काफ़ी अच्छा है, जो आपको एक बार देखोगे आपको सब कुछ फिर से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप भी नोट्स वगैरह अपना बनाइए।
तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, भारत में नातेदारी की व्यवस्था। यहाँ से देखते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत में वंश एवं वंशानुक्रम। तो वंश आप समझ रहे हो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो वंश चलता रहता है वो ही वंश है, और उसी का जो क्रम होगा उसी को वंशानुक्रम हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे कह रहा है, अन्य समाजों की भांति भारत में भी नातेदारी समूहों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है, एक पक्षीय समूह, दूसरा है द्विपक्षीय समूह। अब देखो ये जो नातेदारी सिस्टम है इसको दो पक्षों में बांटा गया, दो भागों में वर्गीकृत है, एक पक्षीय समूह और द्विपक्षीय समूह। ठीक है, तो एक पक्षीय समूह में क्या होता है, जिसमें केवल वास्तविक या मिथकी समान पूर्वजों यानी जिसमें जो कि देखो केवल रक्त से संबंधित जो आपके रिलेटिव्स होते हैं वो केवल शामिल होंगे। मतलब जैसे आपके पिताजी हैं, पिताजी है, फिर उनके पुत्र हैं, फिर आपके पिताजी के भाई जो हैं वो लोग, मतलब जो आपके मतलब खून से जिसका रिश्ता होगा, आप कॉमन लैंग्वेज में समझो तो वो सिर्फ वही जो रिलेटिव्स इसमें शामिल होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, एक पक्षीय समूह। ठीक है, द्विपक्षीय समूह में क्या होता है, देखो रक्त संबंधी भी आते हैं और विवाह संबंधी। मान लो कोई व्यक्ति है, अब उसका शादी किसी और परिवार में हो गया, तो अब जो रिलेटिव इस व्यक्ति के रक्त संबंधी वो भी इसमें आएंगे, और साथ ही इसमें जो इसके शादी हो गया किसी और व्यक्ति के यहाँ, तो इसके भी रिलेटिव इसमें जो कि काउंट होंगे। तो ये द्विपक्षीय समूह हो गया है। तो चलो, आपको उम्मीद है कि ये एक पक्षीय समूह और द्विपक्षीय समूह जो है उसमें अंतर समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते क्या है। आगे कह रहा है, पितृवंशी समूह मुख्य रूप से उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के हिंदू परिवारों में पाए जाते हैं, जहाँ वंश समूह का निर्धारण पितृवंशी वंशक्रम से होता है। पितृवंशी वंशक्रम मतलब कि जो पिता से संबंधित वंश होते हैं, मतलब जो आपका एक तरह से कह लो मेल डोमिनेटेड जो होता है वंश, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। उसी के द्वारा जो कि वो जो वंश का क्रम होता है वो निर्धारित होता है। अर्थात वहाँ समूह में केवल पिता के पक्ष के रक्त संबंधी शामिल होते हैं। इन समूहों में संपत्ति और सामाजिक परिस्थिति अर्थात उत्तराधिकार का हस्तांतरण पिता से पुत्र की होता है। कहने मतलब पिता से पुत्री की तरफ नहीं होता है, जब भी होता है पिता से पुत्र की ओर होता है, फिर उसी पुत्र के आगे उनके अगले पुत्र की तरफ ये चलता जाएगा। फिर जैसे देखो, उत्तर भारत के अध्ययन में अरविंद शाह ने जो कि उत्तर भारत का अध्ययन किया था, जिसमें उन्होंने गुजरात में प्रचलित जो पितृवंशी वंश समूह है उसके बारे में बात किया था। उसके बारे में यही सब विशेषताएं उन्होंने बताई थी। ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो पितृवंशी परिवार है ये एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, परंतु कई बार ये संपत्ति के बंटवारे को लेकर संघर्ष भी करते हैं। तो यानी जो आपका किन्सिम सिस्टम है उसमें आपको सहयोग प्लस संघर्ष दोनों स्थिति देखने को मिलती है। इसी तरह और देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, डिटेल में अलग अलग एरिया की अलग अलग लोगों की बात करें कि जिन्होंने किन्सिम फैमिली को समझने की कोशिश की है अलग अलग तरीके से। ठीक है, अब इसी में देखो आपको तमिलनाडु के आपको स्टडी दिखेगा। तमिलनाडु में मदुरई के प्रमलाई कल्लर उपजाति के अपने अध्ययन में लुई ड्यूमा ने पितृवंशी समूह एवं पितृवंशी वंशक्रम के प्रचलन का उल्लेख किया है। इस वंशक्रम को कुट्टम कहा जाता है। ठीक है, जो तमिलनाडु में जो लुई ड्यूमा ने अपना पितृवंशी समूह का अध्ययन किया था, तो वहाँ पर जो पितृवंशी का प्रचलन है उससे क्या कहा जाता है, कुट्टम। प्रत्येक कुट्टम अपने पूर्वज का नाम धारण करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो तमिलनाडु संबंधी जो पितृवंशी व्यवस्था उसको क्या कहा जाता है, कुट्टम कहा जाता है, ये आप समझो। फिर देखो, ऐसा लुई ड्यूमा ने अपना अध्ययन किया था। फिर समझो, भारत में मातृवंशी समूह और वंशक्रम व्यवस्था दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों तक ही सीमित है। यानी जो मातृवंशी, अभी तो हमने जो कि पितृवंशी समूह और वंशक्रम देखा था, अब बोला जो भारत में मातृवंशी समूह है या मातृवंशी जो वंशक्रम पाया तो कहाँ पाया था, जो आपका दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र वहाँ या फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों तक ही सीमित है। ठीक है, उत्तर भारत में यह व्यवस्था आपको मुख्यतः जो मातृवंशी समूह है यह व्यवस्था आपको मुख्यतः देखो गारो एवं खासी जनजातियों में प्रचलित देखने को मिलेगा। ठीक है, यह व्यवस्था आपको कहाँ मिलेगा, गारो और खासी जनजातियों में आपको खासकर उत्तर भारत में देखोगे तो इन दो जनजातियों में जो कि मातृवंशी व्यवस्था वंशानुक्रम जो कि देखने को हमको मिलता है। फिर देखो, मेघालय राज्य की गारो जनजाति में मातृवंशी समूह को मंचोंग कहा जाता है, जिसके सभी सदस्यों का उद्गम एक माँ से होता है। मतलब सभी सदस्य समझते हैं कि जो हमारा उद्गम हुआ वो मदर यानी फीमेल के साइड से हुआ, ना कि फादर के साइड से हुआ है। ठीक है, और ऐसी जो मातृवंशी समूह है गारो जनजाति में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मंचोंग बोला जाता है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे कह रहा है, संतानें अपनी माता के कुल का नाम ग्रहण करती है। जैसे देखो, जो सिस्टम पितृवंशी में पिता के साइड से होता था, मातृवंशी में वही सिस्टम जो कि माता के साइड से होगा। लेकिन जो भी संतान हो वो जैसे यहाँ पे पिता के से अपना नाम धारण करता था, तो यहाँ पे क्या होगा, माता के जरिए जो कि अपना नाम धारण करेगा। यही बात आपसे यहाँ पे सब कुछ बताया जा रहा है। तो यहाँ देखो, इस मातृवंशी गृहस्थी समूह में वंशक्रम का निर्धारण माँ की ओर से होता है और संपत्ति का उत्तराधिकार माता से किसी एक पुत्री जिसको नोकना
कहा जाता है इस चीज़ को प्राप्त होता है। मतलब कि जो यहाँ पे संपत्ति को आप देखोगे जो कि उत्तराधिकार जो कि अगर पितृवंशी में देखोगे तो पिता से पुत्र को जाता था, जबकि मातृवंशी में देखोगे तो माता से पुत्री को जाता है। ठीक है, तो ये जो परिस्थिति है, ये जो स्थिति है माता से पुत्री को जाने का, इसे नोकना वर्ड दिया गया है। ठीक है, फिर देखो आगे कह रहा है खासी भी मेघालय की जनजाति है जहाँ मातृवंशी परंपरा का प्रचलन। अभी हमने गारो जनजाति के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ पे खासी जनजाति की बात कर रही है। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो जनजाति की ये जो मदर वाली सिस्टम होती है, मतलब फीमेल से लेके डॉटर में जाती है, तो ये जो कि सिस्टम कहाँ से चालू होता है खासी जनजाति पर नानी से, मतलब पर नानी से देखा जाता है। ठीक है, पर नानी से शुरू होने वाले इस समूह को क्यों कहते हैं। ठीक है, क्यों कहा जाता है इस समूह को, मतलब जैसे यहाँ पे देखो हमने बोला था ना क्या था, नोकना एक वर्ड दिया था इस चीज़ को, तो उसी तरह यहाँ पे क्या है क्यों है। ठीक है, जिसमें वंश क्रम का निर्धारण तथा संपत्ति का उत्तराधिकार माँ की ओर से होता है, जैसा कि गारो जनजाति में हुआ था। क्यों की सबसे छोटी इकाई अर्थात गृहस्थी को यंग कहते हैं, यानी क्यों जो पूरा नातेदारी सिस्टम है इसका जो सबसे छोटा इकाई है वो क्या है, गृहस्थी है, जिसको क्या कहते हैं यंग कहा जाता है खासी जनजाति में। ठीक है, जिसकी मुख्य धुरी में स्त्री होती है और जिसका निर्माण एक स्त्री एवं उसकी संतानों के द्वारा होता है। यंग में संपत्ति का उत्तराधिकार मातृवंशी वंशक्रम व्यवस्था के अनुसार माँ से छोटी पुत्री को प्राप्त होता है। अब देखो वही कह रहे हैं, जो जहाँ मातृवंशी सिस्टम होगा आपका, वहाँ माता से पुत्री को की तरफ जो कि आपका उत्तराधिकार की संपत्ति जो भी होगा वो उसकी तरफ जाएगा, जो कि पितृवंशी में जो कि पिता से पुत्र की तरफ जाता है। जो मातृवंशी वो हमको भारत में बहुत कम देखने को मिलता है, खासकर उत्तर पश्चिम एरिया जो हमारा वहाँ पे और उत्तर पूर्वी राज्यों में। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में देखो देखने को जो बोला है वहाँ पे देखो हमको कौन कौन सी जाति जनजाति देखने को मिली, एक तो खासी जनजाति में, एक गारो जनजाति में। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो केरल की बात करें, केरल के नायर समुदाय एवं लक्षद्वीप के मुस्लिम समुदाय की मातृवंशी वंशक्रम को मानते हैं। मतलब जो केरल के नायर समुदाय हैं वो, और लक्षद्वीप के जो मुस्लिम समुदाय है वो भी जो कि मातृवंशी वंशक्रम को मानते हैं। तो आप ये देखो मातृवंशी वंशक्रम बहुत कम है, तो आप मार्क कर लीजिए, एक उत्तर पश्चिम में, एक पूर्वी राज्यों में, और आपका जो केरल का एरिया है वहाँ पे, और जो लक्षद्वीप के मुस्लिम है वहाँ पे भी जो कि मातृवंशी वंशक्रम का व्यवस्था पाया जाता है। और इन मातृवंशी समूहों को तारवाड़ कहा जाता है। ठीक है, हो सकता है कभी आपसे इंटरव्यू के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक किन्सिम सिस्टम एक तारवाड़ वर्ड है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो तारवाड़ है वो जो आपका साउथ में जो केरल राज्य है वहाँ पे जो मातृवंशी सिस्टम चलता है तो उसको क्या बोला जाता है, जो मातृवंशी समूह होते हैं उनको तारवाड़ कहा जाता है। ठीक है, दोनों समुदाय में तारवाड़ का निर्माण उन सभी स्त्री एवं पुरुषों से होता है जो एक ही पूर्वज से अपनी वंशावली के आधार पर स्त्री पंक्ति से जुड़े होते हैं। ठीक है, वही कॉमन सी बात है। अब आगे देखो यहाँ पे क्या रहा है आपसे, भारतीय समाज का आधुनिकीकरण एवं वैधानिक प्रयासों के कारण वंश एवं वंशक्रम के उपरोक्त स्वरूपों में काफ़ी बदलाव आया है। अब यहाँ बताया जो आपका आधुनिकीकरण हुआ है, जो वैधानिक प्रयास किए गए कुछ, तो उसके कारण जो कि वंश और वंशक्रम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, जैसे आप देखो उत्तर एवं दक्षिण भारत के पितृवंशी समूहों में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 एवं 2004 में संपत्ति के उत्तराधिकारों में स्त्रियों को भी बराबर का अधिकार दिया गया है। देखो पहले पितृवंशी समाज में क्या होता था, पितृवंशी जो व्यवस्था थी वहाँ पे ये होता था जो संपत्ति का अधिकार वो पिता से पुत्र की हो जाता है, लेकिन जो आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम एक एक्ट बनाया गया, अधिनियम बनाया गया और 2004 में भी इसको संशोधित किया गया, तो इस आधार पर बोला गया जो स्त्रियों को भी पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा। जो अभी तक उनको वंचित किया गया था तब वो उनको वंचित नहीं बल्कि एक बराबर एक समानता का मतलब एक समानता के तौर पे इनको देखा जा रहा है। फिर आगे देखो आज कई महिलाएं हम पुरुष पति पत्नी होते हुए भी अपने अपने पिता के उपनाम को बनाए हुए हैं। मतलब कहने का मतलब अब ऐसा नहीं कोई महिला है वो अपने अगर मायके को छोड़ के चली आई तो वो अपने मायके के सरनेम को छोड़ देती नहीं। आज आपको देखने को मिलेगा कि जो गर्ल होती है जो अगर अपने मायके को छोड़ कर आती है ससुराल में तो वो अपने सरनेम को लेकर चलती है, ना कि अपने हस्बैंड के सरनेम को। ठीक है, तो ये भी देखने को मिला है जो कि ये भी एक आपका चेंजेस देखने को मिला है। नायरों में भी जो नायर हमने केरल समाज में पढ़ा था, ठीक है, आज द्विपक्षीय वंशक्रम के नियमों को अपनाया जाता है। मतलब यही कि जो स्त्री है वो अपने साइड के जो कि वंशक्रम को लेकर चलती है, नातेदारी को लेकर चलती है, और जो पुरुष है वो अपने साइड के मतलब कि पिता पुत्र और यहाँ पर जो माता से पुत्री की तरफ जो सिस्टम चलता है यानी द्विपक्षीय वंशक्रम के नियमों को अपनाया जाता है। ठीक है, फिर देखो उत्तर पूर्व की जनजातियों में भी मातृवंशी परंपरा आज कमज़ोर हो रही है। इन सभी समाजों में हो रहे परिवर्तनों की उन्मुखता द्विपक्षीय वंशानुक्रम व्यवस्था की ओर है जो आज के आधुनिक समाज के मूल्यों के अनुरूप है और पश्चिमी समाजों में भी प्रचलित है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि कैसा भारतीय समाज में जो कि आपका वो वंशक्रम का स्वरूप रहा है, कहाँ जो भारत की जो विभिन्नताएँ हैं वहाँ पे कैसा कैसा सिस्टम रहा है और कहाँ पे जो कि मातृवंशी व्यवस्था
है और कहाँ कहाँ पे पितृवंशी व्यवस्था, ये हमने यहाँ पे देखने को समझने को देखा है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये समझा। चलो अब देखो यहाँ से हम देखते हैं भारत में नातेदारी व्यवस्था कैसी रही है, इसको थोड़ा सा डिटेल से यहाँ से समझने की कोशिश कर। अभी हमने वंशानुक्रम पढ़ने की कोशिश की, किस तरह से डिसाइड होता है, कहाँ कहाँ डिसाइड होता है, माता से पुत्र की तरफ, माता से पुत्री की तरफ, कहाँ पिता से पुत्र की तरफ, वो सब देखा। आप देखेंगे भारत में नातेदारी व्यवस्था जो आपके जितने रिलेटिव है उन आधार पर जो आपका सामाजिक क्रियाएँ होती है, सामाजिक संबंध स्थापित होती है, तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे कर रहा है सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे संबंधों को नातेदारी, यहाँ पे नातेदारी को डिफाइन किया जाता है। ऐसे संबंधों को नातेदारी कहा जाता है जो रक्त, विवाह अथवा दत्तकता पर आधारित हो। दत्तक करने का मतलब जो आपको गोद किसी ने लिया है, आप उससे ना तो रक्त से संबंधित है ना ही विवाह संबंधित, लेकिन आपको अगर किसी ने गोद लिया है तो वो भी जो एक संबंध है वो भी आपका किस में आता है, नातेदारी के संबंध में आता है। ठीक है, नातेदारी आज देखो यहाँ पे कहा जा रहा है और आगे बताया जा रहा है जो माता पिता और संतानों, सहोदरों यानी जो आपके रिश्तेदार है वो वैवाहिक दंपतियों के बीच संबंधों को स्थापित करता है। ये जो नातेदारी संबंध है, ये जो कि आपके पेरेंट्स जो है और जो संतान है, जो रिश्तेदार है, वैवाहिक दंपतियां हैं, उनके बीच के संबंधों को स्थापित करता है, मतलब बताता है कौन किससे किस संबंध से जुड़ा हुआ है। फिर देखो यहाँ पे कुछ इन संबंधों के कुछ सामान्य मानदंड है। इन मानदंडों के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत कौन व्यक्ति साथ साथ रह सकते हैं, कौन समूह का मुखिया हो सकता है, कौन किसके साथ विवाह कर सकता है, जीवन साथी चुनने का चुनाव कैसे होता है, परिवार और नातेदारी के समूह में कौन से संबंधी अधिक महत्वपूर्ण है, और बच्चों का पालन पोषण कैसे और किसके द्वारा किया जाएगा। तो ये नातेदारी सिस्टम हमको ये सब चीज़ें जो कि इसका जो कि जवाब देता है, ये सब चीज़ें निर्धारित करता है। ठीक है, अब आगे देखो नातेदारी की विशेषताओं में देखोगे तो रक्त तथा विवाह संबंध, आयु भेद, लिंग भेद, पीढ़ी भेद आदि भारतीय समाज की सभी व्यवस्थाओं तथा कार्यों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। यानी जो आपका नातेदारी सिस्टम है, यह जो कि भारतीय समाज में जो आपका विवाह संबंध है, आयु भेद है, लिंग भेद है, पीढ़ी भेद है, इन भारतीय समाज की इन सभी व्यवस्थाओं तथा इनके संबंधी जो कार्य है, इनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ये देखो यहाँ पे विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर संबंध, कर्तव्य और अधिकार आदि भी नातेदारी के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति के क्या संबंध किससे, उसकी क्या ड्यूटी होगी, क्या उसके अधिकार होंगे, ये सब कैसे तय होता है, आपका जो नातेदारी सिस्टम उसी के आधार पर जो कि समाज में निर्धारित होता है। ग्रामीण समाज के पारिवारिक, वैवाहिक तथा अन्य सभी क्षेत्रों में नातेदारी द्वारा ही तय किया जाता है किसी के संबंध, कर्तव्य और अधिकारों को, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, विभिन्न संबंधियों के परिहास, उत्तराधिकार, गोत्र अथवा विवाह के प्रकार भी जो कि आपके नातेदारी की सहायता से ही परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखो, इसलिए जो कि ये आपका जो नातेदारी सिस्टम, इसको पढ़ना हमारे लिए और समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखते हैं भारत में नातेदारी व्यवस्था के प्रकार। देखो इससे जो कि काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में किधर कैसे जो कि नातेदारी सिस्टम है, पूरा भारत का जो मैप है वो किस किस नातेदारी सिस्टम में बटा हुआ है। ठीक है, तो इस पर काफ़ी जो कि क्वेश्चन आता है। इसमें जो कि आपका इरावती जो कर्वे हैं उनकी स्टडी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, उसको हम अभी आगे देखते हैं। तो देखो इसमें बोला जाता है जो भारत में नातेदारी व्यवस्था के प्रकार वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। खासकर एक विवाह संबंधी नातेदारी, मतलब विवाह के आधार पर जब दो परिवार आपस में मिलते हैं तो इन दोनों परिवारों में जो आपस में संबंध स्थापित होता है, तो इस आधार जो नातेदारी सिस्टम बनती है उसको बोलते हैं विवाह संबंधी नातेदारी। दूसरा है रक्त संबंधी एवं काल्पनिक नातेदारी। रक्त संबंधी नातेदारी का मतलब जो आपका मतलब कि एक ही पीढ़ी से जो कि चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, ऐसे जो संबंध है वो जो कि रक्त संबंधी नातेदारी आपकी। काल्पनिक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें जो कि गोद ली हुई संतान भी इसमें शामिल हो जाती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। देखो विवाह संबंध में क्या कौन कौन आते हैं, इनमें परस्पर जुड़ने वाले कड़ी या बंधन जो कि विवाह है, मतलब दो लोगों के बीच में जुड़ने का जो संबंध है वो किस पे आधारित है, वो विवाह पर आधारित है। जब एक पुरुष का विवाह होता है तो उसका अन्य अनेक व्यक्तियों से संबंध स्थापित हो, जैसे वो जो पुरुष होता है वो किसी का पति हो जाता है, किसी का दामाद हो जाता है, किसी का जीजा हो जाता है, किसी का फूफा हो जाता है, किसी का मौसा, साड़ू, बहनोई आदि जो कि इस तरह के रिश्ते रखते हैं। इसी प्रकार जब किसी स्त्री की विवाह होती है तो वो किसी की पत्नी, बहू, भाभी, चाची, मामी, देवरानी, जेठानी, शाली आदि सब कुछ रिश्ते उसके साथ जुड़ जाते हैं और ऐसे संबंध जो कि लोगों से जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से जो कि ये जो सारे रिश्ते नाते हैं आपका, ये नातेदारी सिस्टम में विवाह के आधार पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर बोला है रक्त संबंधी एवं काल्पनिक नातेदारी व्यवस्था में देखोगे इसमें जो संबंध स्थापित होता है वो रक्त के आधार पर होता है, मतलब एक ही पीढ़ी से संबंधित होता है। इसमें देखो पिता, पुत्र, भाई, बहन, ये जो आदि ये लोग हैं
पिता पुत्र भाई बहन आदि, ये जो है कि रक्त संबंधी नातेदार कहलाते हैं। ठीक है, इसमें संबंधी जो कि जन्म, रक्त तथा दत्तक संबंधों से संबंधित हो सकते हैं या होते हैं। फिर आगे चलो देखो इसमें एक व्यक्ति के रक्त संबंधी जो कि पिता माता भाई बहन चाचा ताऊ बुआ दादा दादी मामा मौसी आदि होते हैं। ठीक है, तो ये रक्त संबंधी आपके कुछ रिश्तेदारी या नातेदारी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से रिश्तेदारी जो कि आपका रक्त संबंध के आधार पे होता है। तो ये हमने समझा कि विवाह के आधार पे कौन कौन से रिश्तेदार होते हैं, नातेदारी व्यवस्था और रक्त के आधार पे कैसे नातेदारी व्यवस्था होती है। अब देखो भारत में नातेदारी व्यवस्था की विविधता, मतलब कि जो भारत का आपको मैप देखोगे कुछ इस तरह से आपका मैप भारत थोड़ा सा रफ है, आप समझिएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का जो मैप है, तो आप देखो नॉर्थ में जो कि नातेदारी व्यवस्था कुछ अलग ही देखने को मिलेगी। सेंट्रल जो इंडिया है यहाँ पे कुछ और देखने को मिलेगी, और जो आपका सदर्न इंडिया यहाँ पे कुछ और देखने को मिलेगा, और जो आपका ईस्टर्न इंडिया है यहाँ पे कुछ और तरह का जो कि नातेदारी सिस्टम देखने को मिलेगा। तो ये जो भारत इतनी विविधता है नातेदारी सिस्टम को लेके, तो इन्हीं जो डाइवर्सिटी है इन्हीं को जो कि अध्ययन करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है हम यहाँ पे जो कि भारत की जो डाइवर्स वाली जो नातेदारी सिस्टम है उसको समझने की कोशिश करते हैं अलग अलग डिवाइड करके। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत एक विविधपूर्ण देश है जहाँ भिन्न भिन्न सांस्कृतिक व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, नातेदारों में प्रत्येक व्यक्ति परस्पर सहयोग या समर्थन पर आश्रित होते हैं, मतलब जो नातेदार में जितने भी व्यक्ति होते हैं वो आपस में सहयोग भी करते हैं और एक दूसरे का समर्थन भी करते हैं। जैसे आप ही देख लो, अगर आप कहीं जा रहे हो किसी एरिया में फंस के जहाँ पे आपका कोई वहाँ पर रिलेटिव रहता है, तो अगर आप फंस गए तो आप उनको एक फ़ोन कॉल करते हैं तो वो तुरंत आपके पास चले आते हैं आपके सहयोग के लिए। ठीक है, तो इस तरह की कुछ आपके जो संबंध स्थापित हो जाते हैं। फिर देखो भारत के संबंध में नातेदारी व्यवस्था को समझने के विभिन्न समाजशास्त्री या मानवशास्त्री जो भी विद्वान है उन्होंने कोशिश की है। तो उसी में देखो कुछ नाम है कैथलीन गॉफ। जो कैथलीन गॉफ है आपका, ये भूमि संबंधी सामूहिक अधिकारों के आधार पर जो कि आपका परंपरा की एकता की व्याख्या की है इन्होंने। मतलब कि जो कैथलीन गॉफ है इन्होंने जो कि व्यक्ति के जो अंतर व्यक्ति संबंधों की भूमिका का व्यापक विश्लेषण किया है, और जो कि भूमि संबंधी सामूहिक अधिकारों के आधार पे, मतलब जो भूमि का मालिकाना हक जिसके पास है और वो जो कि और जो परिवार के लोग हैं वो उस भूमि पे कैसे काम कर रहे हैं, कैसे उनका कार्य और जो कर्तव्य है जो अधिकार है वो डिसाइड हो रहा है। तो इसके आधार पर जो कि भारत में आपका कैथलीन गॉफ ने जो कि इसके आधार पर अध्ययन किया है नातेदारी व्यवस्था को समझने के लिए। ठीक है, अब इसी तरह देखो जो TN मदन है, इन्होंने कश्मीरी ब्राह्मणों में संगठनकारी सिद्धांत के रूप में जो नातेदारी की भूमिका रही है उसको बताया। इन्होंने बताया कि जो कश्मीरी पंडित के नातेदारी पद्धतियाँ रही है इसमें दृढ़ पितृवंशी परंपरा की वैचारिकी का वर्णन किया गया है। मतलब इन्होंने बताया जो कश्मीरी पंडित हैं यहाँ पे जो नातेदारी व्यवस्था है उसमें आपको पितृवंशी परंपरा तो के विचार देखने को मिलेंगे, लेकिन जो कि काफ़ी दृढ़ है। ठीक है, इसमें बदलाव नहीं किए जा सकते, बहुत ही रेयर बदलाव होते हैं। तो इस तरह से TN मदन जो कि कश्मीरी पंडित के परिवारों के हिसाब से जो कि नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। अब देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है किसका, इरावती कर्वे का। इरावती कर्वे ने जो कि सांस्कृतिक एवं भाषाई भेदों को आधार मानकर संपूर्ण भारत को 4 नातेदारी क्षेत्रों उत्तर मध्य दक्षिण पूर्वी में विभक्त किया है और अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित नातेदारी व्यवस्था के लक्षणों का विवेचन किया, जो भारतीय समाज में प्रचलित नातेदारी व्यवस्था के विभिन्न स्वरूपों को समझने में सर्वाधिक सहायक है। मतलब जो देखो इनका जो अध्ययन है ना ये काफ़ी बृहद है। इन्होंने पूरे इंडिया को लेकर जो कि आपका अध्ययन किया है, जहाँ पे आपको जो कि कल्चर और जो भाषा यानी लैंग्वेज है उस आधार पर जैसे जैसे कल्चर और लैंग्वेज बदलती जा रही है वैसे वैसे जो कि वहाँ पे आप देखो जो नातेदारी सिस्टम है वो बदलता जा रहा है। तो इस आधार पर इन्होंने जो कि पूरे इंडिया को जो कि 4 भागों में बांट दिया, ये आपका नॉर्थ साइड में, सेंट्रल साइड में, साउथ साइड में और ईस्टर्न साइड में। तो इस तरह से कुछ बांट के जो कि देखा कि यहाँ पे कैसी नातेदारी व्यवस्था है, यहाँ पे कैसी नातेदारी व्यवस्था है, आपका यहाँ पे कैसा है और यहाँ पे क्या है कैसा है, और यहाँ पे इन चारों में कहाँ कहाँ समानता है और कहाँ कहाँ जो कि भेद देखने को मिलता है नातेदारी व्यवस्था में। तो ये सब जो कुछ जो कि इरावती कर्वे जो कि एक बृहद रूप में जो कि नातेदारी व्यवस्था का स्टडी करते हैं। तो चलो देखो ये जो 4 भाग बांटे उन्हीं में से हम देखते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है हमारा, उत्तरी नातेदारी क्षेत्र, यानी कि जो आपका नदन साइड में नातेदारी सिस्टम पाया जाता है वहाँ की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ की क्या खूबी है कुछ। देखो यहाँ पे देखो जो आपका नातेदारी सिस्टम पाया जाएगा वो पितृवंशी या पितृसत्तात्मक वंश परंपरा का पालन किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो कि वो मातृवंशी नहीं दिखा जाएगा, आपको पितृवंशी टाइप का सिस्टम दिखा जाएगा, यानी पैट्रियार्की सिस्टम आपको देखा जाएगा। और यहाँ पे जो भी वंशानुक्रम का निर्धारण होगा वो आपका पिता से पुत्र की तरफ होगा। ठीक है, देखो इसमें
संपूर्ण उत्तर भारतीय लोग व क्षेत्र जैसे सिंधी, पंजाबी, हिंदी, पहाड़ी, बिहारी, बंगाली, असमी व नेपाली भाषी उत्तरी नातेदारी क्षेत्र में सम्मिलित है, जिसमें प्रचलित नातेदारी व्यवस्था के प्रमुख लक्षण निम्न है। मतलब उत्तरी नातेदारी में कौन कौन आ रहे हैं? जो आपका सिंधी, पंजाबी, हिंदी, पहाड़ी, बिहारी, बंगाली और असमी और नेपाली भाषी है, वो भी जो कि आपका उत्तरी नातेदारी सिस्टम से संबंधित है, जहाँ पे पैट्रियार्की सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ कैरेक्टर देखते हैं। आपका उत्तरी नातेदारी सिस्टम जो है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें स्पेसिफिक है यहाँ के नातेदारी सिस्टम में। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रक्त संबंधियों को विवाह संबंधियों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। यानी कि जो एक पीढ़ी के लोग हैं और जो पीढ़ी के लोग जो रिश्तेदार संबंधी हैं और जो आपका विवाह के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जो रक्त संबंधी लोग हैं इनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बजाय कि जो विवाह के आधार पर जो संबंध बनते हैं उनको। ठीक है, तो ये आपकी एक विशेषता इसकी बताई जा रही है। फिर देखो, प्राथमिक संबंधियों के बीच यौन संबंधों के बारे में जाति अंतर्विवाह, गोत्र बहिर्विवाह और गमनागमन निषेध के नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। मतलब इन रिश्तेदारों में कैसा जो कि विवाह का सिस्टम कैसा होता है वो बताया जा रहा है। इसमें देखो, जाति अंतर्विवाह मतलब सेम जाति में ही विवाह होता है, ऐसा नहीं कि किसी और जाति में विवाह होगा। गोत्र बहिर्विवाह मतलब कि सेम गोत्र में विवाह नहीं होगा। एक ही जाति के भी आप देखो कई सारे गोत्र होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई एक ही जाति में और उसका गोत्र भी सेम है, तो सेम गोत्र का वर है, सेम गोत्र की वधु है, तो उसका विवाह उत्तर जो किनशिप सिस्टम है नॉर्थ और आपका वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसा इसका जो कि इन नियमों का जो निषेध दिया गया, ये सब जो आपका नियम बनाया गया है विवाह संबंधी, इनका जो कि कठोरता से पालन किया जाता है यहाँ के क्षेत्रों में। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट आपसे बोल रहा है जो उत्तराधिकार का मिताक्षारा नियम से संचालित है। यहाँ पे जो उत्तराधिकार है वो मिताक्षारा नियम से जो कि आपका चलता है। मिताक्षारा नियम क्या है? अर्थात संपत्ति का हस्तांतरण पिता की तरफ से होता है, ना कि माता की तरफ से। ठीक है, यानी पिता से पुत्र की तरफ जाता है। इस नियम को क्या बोलते हैं? मिताक्षरा नियम। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे सभी विवाह संबंधों में शासन के नियम को केंद्रीय माना जाता है। अर्थात एक व्यक्ति अपने पितृ पक्षी परिवार एवं संपीड़ित बंधुओं से विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकता। शासन का नियम क्या बोलता है कि जो एक व्यक्ति है वो अपने जो पिता के पक्ष से संबंधित जो परिवार है या फिर उन्हीं मतलब अपने ही जो रिश्तेदार नातेदार है, ऐसे जो मित्र लोग हैं, उनमें जो कि विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकता। तो ये कुछ इसके नियम है वैवाहिक संबंधों को लेके। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है ब्राह्मणों और उच्च जातियों में 4 गोत्र शासन नियम यानी विवाह का चतुर्गोत्रीय नियम का पालन होता है। जो ब्राह्मण होते हैं वहाँ पे जो देखोगे आपका विवाह का चतुर्गोत्रीय नियम पालन होता है। अब विवाह का चतुर्गोत्रीय क्या है? यहाँ देखो, यहाँ पे जो गोत्र होता है वो पिता, माता, दादी व नानी, मतलब इन चारों का जो गोत्र होता है, इस गोत्र का वो व्यक्ति या वर या वधु नहीं होना चाहिए जिससे शादी हो रही है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो देखो 4 लोगों के गोत्रों के नियमों का पालन किया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? विवाह का चतुर्गोत्रीय नियम। तो हो सकता है आपसे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इंटरव्यू वगैरह में, कि चलो अच्छा आप बताइए भारतीय व्यवस्था में विवाह का चतुर्गोत्रीय नियम क्या है, इसको कौन पालन करता है, उच्च जाति या निम्न जाति। ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इंटरव्यू वगैरह में। ये तो हमने देखा कि जो इस तरह का सिस्टम पाया जाता है विवाह का चतुर्गोत्रीय नियम, ये ब्राह्मणों पाया जाता है। लेकिन आप देखोगे जो मध्यम जाति में होते हैं उनमें केवल जो कि विवाह का जो कि चतुर्गोत्रीय नियम नहीं होता, केवल माता और पिता के गोत्र से संबंधित जो कि निषेध का पालन किया जाता है। मतलब कि जो वर या वधु हो वो पिता से के गोत्र या माता के गोत्र से संबंधित ना हो। ठीक है, जबकि आपका ब्राह्मणों में 4 गोत्र यानी माता पिता तो है ही, साथ ही दादी और नानी के गोत्र को भी देखा जाता है। तो ये यहाँ का आपका उत्तर भारतीय किनशिप सिस्टम का जो एक स्पेसिफिक बात है। फिर देखो परिवार के केंद्र में पिता और पुत्र होते हैं तथा पारिवारिक निर्णयों में जो स्त्रियों की भूमिका होती है वो नगण्य होती है। तो कुछ इस तरह की बात बताइए, जो स्त्रियों की स्थिति वो काफ़ी यहाँ पे अच्छी नहीं है। फिर देखो यहाँ पे एक और स्पेसिफिक बात बता रहा है, जो कन्या का विवाह हमेशा उच्च कुल में किया जाता है, अर्थात अनुलोम विवाह की प्रथा पाई जाती है। तो अनुलोम विवाह क्या है? जो देखो यहाँ पे वधु पक्ष है और जो वर पक्ष है, तो आप देखोगे सेम जाति में शादी करते हैं, पर जो वधु पक्ष का जो कुल है, मतलब ये जो सेम जाति है इसमें भी कुछ कुल वगैरह आ जाता है, गोत्र वगैरह आ जाता है, जो कि एक दूसरे से ऊपर नीचे स्थापित होते हैं समाज में। ठीक है, तो वही बोला जाए जो वधु का जो आपका विवाह होता है वो हमेशा वर इनसे जो कि उच्च कुल में होता है, यानी जो वर हो वो हमेशा देखा जाता है कि वर जो कि वधु का जो कुल है उससे जो कि उच्च कुल वर का हो। तो मतलब
आपका कहने का मतलब है जो वधु होती है वो निम्न कुल की होती है, एक ही जाति में, जबकि वर जो होता है वो उच्च कुल का होता है। तो इस बात को भी विवाह में ध्यान दिया जाता है। फिर देखो कई भौगोलिक तथा क्षेत्रीय निषेध होते हैं तथा एक गांव एवं कुल में विवाह को प्राथमिकता नहीं दी जाती। मान लो किसी की शादी एक गांव में हो गई, तो अब ऐसा नहीं कि बार बार उसी गांव में उसी परिवार से शादी होती रहे और उसी के परिवार, मान लो एक लड़की किसी परिवार में शादी हो गई, अब ऐसा नहीं कि उसी घर की दूसरी लड़की को भी उसी परिवार में शादी के लिए भेजा जाए। तो इस चीज़ को जो कि प्राथमिकता नहीं, ऐसा होता है पर इसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझा कि उत्तर भारत क्षेत्र में कैसे नातेदारी सिस्टम है, उनकी क्या विशेषताएं रही हैं। अब देखो केंद्रीय नातेदारी सिस्टम देखते हैं, यानी कि जो आपका भारत है उसका जो मिडिल वाला पार्ट है केंद्रीय क्षेत्र है, यहाँ पर किस तरह की नातेदारी सिस्टम पाई जाती है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो देखो केंद्रीय नातेदारी क्षेत्र में कौन कौन से एरिया आपके आते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, काठियावाड़, महाराष्ट्र और उड़ीसा के लोग यहाँ पे शामिल होते हैं। अब देखो इनका जो कि हर जगह देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी भी है यहाँ के नातेदारी सिस्टम में। तो चलो यहाँ पे देखो जो आपका सेंट्रल एरिया यानी ये सब जो एरिया है, यहाँ पे देखो इस क्षेत्र में भ्राता भगिनी संतति विवाह पाए जाते हैं। भ्राता भगिनी संतति विवाह करने का मतलब जो भाई है, ठीक है, और जो आपकी भाभी है, ठीक है, इनके संतान जो होती है उनसे विवाह के संबंध को पाया जाता है। मतलब इस तरह के विवाह को यहाँ पे मान्यता दी जाती है। भ्राता भगिनी यानी जो आपके भाई हैं या फिर आपकी जो बहन, भगिनी मतलब यहाँ पे बहन होता है ना कि भाभी, सॉरी, यानी जो भाई की पुत्री या पुत्र हो या फिर बहन की पुत्र या पुत्री हो, संतति यानी संतान हो, उससे विवाह का सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, जबकि उत्तरी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। फिर सेकंड पार्ट देखो कह रहा है उत्तर भारत की तरह यहाँ भी अनेक जातियाँ बहिर्विवाह गोत्रों में बटी हुई हैं। बहिर्विवाह करने का मतलब कि जैसे कि बहिर्विवाह गोत्र मतलब सेम गोत्र में शादी नहीं करेंगे, गोत्र जो कि डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बहिर्विवाह गोत्र। जैसे देखो राजस्थान में ऐसा देखा जाता है, राजपूतों में भी ऐसा देखने को मिलता है। फिर इसी तरह देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट कर रहा है जो आपका सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है, वहाँ पे कैसे सिस्टम में कि कुछ जातियों में बहिर्विवाह गोत्र अनुलोमी सोपान में अनुबद्ध है, लेकिन ये विशेषताएं पूरे क्षेत्र में समान रूप से लागू नहीं है। तो बहिर्विवाह गोत्र मतलब वही किसी जाति के अपने निकट समूह से बाहर विवाह करना। बहिर्विवाह का मतलब होता है कि कोई जाति जो कि अपने जो निकट समूह उसमें शादी ना करे बल्कि उससे बाहर विवाह करे। और ये जो इसको क्या बोलते हैं, असंपीड़ितता का नियम। अपने जो कि उनका समूह है उससे बाहर विवाह करने को क्या बोलते हैं, असंपीड़ितता का नियम, जिसमें क्या होता है घनिष्ठ रक्त संबंध का ना होना, ठीक है। तो बहिर्विवाह गोत्र मतलब कि जो अपने निकट गोत्र में शादी नहीं करना बल्कि अन्य गोत्र में शादी करना। तो कुछ जातियों में जो कि आपका इस तरह के बहिर्विवाह गोत्र अनुलोमी सोपान से अनुबद्ध होते हैं, लेकिन ये विशेषताएं पूरे क्षेत्र में नहीं पाई जाती। अब देखो क्षेत्र के आधार पर देखेंगे कि राजस्थान में कैसा जो कि थोड़ा सा दिखता है, गुजरात काठियावाड़ में किस तरह का नातेदारी सिस्टम है, महाराष्ट्र में किस तरह का नातेदारी सिस्टम है, थोड़ा सा यहाँ पे इसको डिटेल में समझेंगे। लेकिन आपको इतना डिटेल नहीं जानना है, बस हाँ समझ के लिए जानते रहिए इतना, लेकिन डिटेल में आपको लिखना नहीं है। डिटेल में अगर आपको आएगा तो सेंट्रल इंडिया का जो ये वाले 3 पॉइंट है, आप यही 3 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर समझिए। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, कुछ एग्जांपल बताया जा रहा है। जो राजस्थान में जो जाट है, तो राजस्थान में जाटों में द्विगोत्र बहिर्विवाह के साथ ग्राम बहिर्विवाह के नियम पे जाते हैं। मतलब एक ही गांव में शादी नहीं होगा, जब भी शादी होगा एक गांव का दूसरे गांव से होगा। तो जो राजस्थान जो जाट है उसमें जो कि इस तरह की सिस्टम देखने को मिलता है। जो बनिया होते हैं राजस्थान में, जो बनिया हैं उनमें जो कि 4 गोत्रों के नियमों का पालन किया जाता है। 4 गोत्र मतलब वही जैसे ब्राह्मण वाला जो 4 चतुर्गोत्रीय नियम हमने देखा था उसी की बात कर रहा है। फिर राजपूतों में अनुलोमी गोत्र पाए जाते हैं। अनुलोमी गोत्र का कहने का मतलब है जो गोत्र होगा वधु का वर से वो निम्न होगा और वर का जो गोत्र होगा वो उच्च होगा, मतलब ऊंचा होगा। तो जो इस तरह सब देखोगे तो राजपूतों में जो कि अनुलोमी गोत्र पाए जाते हैं। और विवाह संबंधों में सामंती परिस्थिति के साथ माता की परिस्थिति भी महत्वपूर्ण कारक मानी जाती है आपका राजस्थान में, ठीक है। अब गुजरात और काठियावाड़ में देखोगे तो यहाँ पे देखो स्थानीय प्रथाओं के साथ साथ उत्तरी भारत के जो रिवाज होते हैं उनका ये यहाँ पे मिश्रण पाया जाता है। और आपका गुजरात काठियावाड़ में देखोगे तो नानतारा की प्रथा भी पाई जाती है। नानतारा की प्रथा करने का मतलब भाभी विवाह, मतलब अगर मान लो कोई किसी की भाभी है और उसके भाई का डेथ हो गया है और भाभी जो कि विडो हो गई है, तो ऐसी स्थिति में जो कि देवर भाभी की शादी की जाती है। तो इस सिस्टम क्या बोलते हैं, नानतारा
सिस्टम जो कि कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, गुजरात और काठियावाड़ का ये विशेषता है। यहाँ पे इस तरह के किनशिप सिस्टम भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहीं पे देखोगे आपको भ्राता भगिनी संतति विवाह भी देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने अभी बताया था, जो भाई होती है या बहन होती है उसकी जो संतान होती है उससे विवाह करने के सिस्टम, ये भी गुजरात और काठियावाड़ में देखने को मिलेगा। और महाराष्ट्र में देखो तो महाराष्ट्र को जो कि उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांट के जो कि यहाँ पे इसका अध्ययन करने को बताया जा रहा है। यहाँ पे देखो जो कुणबी लोग हैं वो बहिर्विवाह गोत्र में विभाजित है, कुछ में जो कि भावी विवाह की प्रथा भी जो कि पाई जाती है महाराष्ट्र में, ठीक है। अब महाराष्ट्र में देखो भ्राता भगिनी संतति विवाह को निषिद्ध समझा जाता है, यानी जो आप हमने ऊपर देखे थे यहाँ पे मतलब कहीं कहीं पाया था, जबकि अन्य लोगों में देखोगे तो आपका भ्राता भगिनी संतति विवाह को निषिद्ध समझा जाता है। जबकि आप केंद्रीय महाराष्ट्र में देखोगे तो यहाँ पे अनुलोम विवाह और गोत्र बहिर्विवाह पाए जाते हैं। अनुलोम विवाह मतलब वही कि आपका जो सेम जाति तो सेम है, पर वो जो आपका गोत्र है वो सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अनुलोम विवाह देखने को मिलता है, मतलब वही उत्तर भारत की तरह सिस्टम है। और गोत्र बहिर्विवाह मतलब एक गोत्र में शादी ना हो, गोत्र और निकटवर्ती गोत्र में शादी ना हो, बल्कि दूर के गोत्र में शादी, मतलब जो निकट संबंध स्थापित हो वहाँ पे शादी ना हो। तो इस तरह के केंद्रीय जो आपको महाराष्ट्र वहाँ के एरिया में इस तरह के किनशिप सिस्टम देखे जाते हैं। साथ ही अगर आप दक्षिणी महाराष्ट्र की बात करोगे तो यहाँ पे भ्राता भगिनी संतति विवाह और चाचा भतीजी विवाह के भी उदाहरण मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे महाराष्ट्र में भी देखोगे तो 2-3 टाइप के जो कि आपका मैरिज सिस्टम देखने को मिलता है। मराठों में देखो, जो मराठा एक आपकी कम्युनिटी है, यहाँ पे देखो समानांतर सहोदर यानी चचेरे मौसेरे भाई बहनों में विवाह प्रतिबंधित है। यानी जो मराठा है यहाँ पे जो कि चचेरे मौसेरे या भाई बहनों में जो विवाह अभी ऊपर बताया गया था भ्राता संतति विवाह, तो उस तरह के विवाह जो कि प्रतिबंधित है, मतलब इस तरह के विवाह को यहाँ पे मान्य नहीं है, ठीक है। तो ये मराठों में हमने देखा। अब इसी तरह देखो उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा के गोंड, ओराव और कोंध आदिवासी लोगों की नातेदारी व्यवस्था बहुत कुछ हद तक देखोगे तो द्रविड़ भाषी लोगों जैसी है। यहाँ ब्राह्मण उत्तरी क्षेत्र से आके बसे हैं। यहाँ पे भी आपको देखो भ्राता भगिनी संतति विवाह वर्जित है, यानी ऐसे विवाह को यहाँ पे मान्य नहीं दिया जाता। जबकि आप देखोगे यहाँ पे आपका जो भ्राता संतति विवाह ये आपका उत्तर एवं जो आपका सेंट्रल महाराष्ट्र है वहाँ पे इस तरह के सिस्टम देखने को मिलता है। लेकिन आपका उड़ीसा का जो जनजाति गोंड और कोंध है यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। और जो आपका दक्षिणी आपका एरिया जैसे मराठा वाला जो जहाँ मराठा कम्युनिटी उसमें नहीं देखने को मिलेगा। और जो कि आपका लेकिन जो आपका दक्षिणी महाराष्ट्र है यहाँ पे आपका भ्राता भगिनी संतति विवाह, चाचा भतीजी विवाह, इस तरह के भी चीज़ें देखने को मिलेंगे। तो इस तरह का कुछ किनशिप सिस्टम काफ़ी डाइवर्स हम लोग को जो कि नज़र आता है। तो ये हमने सेंट्रल इंडिया की बात कर ली। अब चलो देखो यहाँ पे जो इरावती कवरेज जो कि दक्षिणी नातेदारी क्षेत्र के बारे में देखो क्या बताते हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और मिश्रित भाषाओं एवं समुदायों के 5 क्षेत्र जो कि आपके सम्मिलित है। यहाँ प्रचलित नातेदारी व्यवस्था के प्रमुख लक्षण निम्न है। देखो दक्षिणी क्षेत्र में नातेदारी व्यवस्था कैसा है। पहला पॉइंट, यहाँ पितृवंशी एवं पितृस्थानिक व्यवस्थाएं प्रभावी हैं, परंतु कुछ समुदायों में मातृवंशी एवं मातृस्थानिक व्यवस्थाएं पाई जाती है। देखो दक्षिण में ज़्यादातर देखोगे मैक्सिमम जो कि पितृवंशी पाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं जो कि मातृवंशी सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है। फिर इसका सेकेंड स्पेसिफिक बताइए। अभी तक जो देखो अपने जो कि नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में भी ये जो मातृवंशी ये सिस्टम नहीं देखा था, लेकिन जो दक्षिण भारत का किनशिप सिस्टम है यानी परिवार नातेदारी सिस्टम है वहाँ पे ये देखने को उनको मिल रहा है। फिर देखो विवाह संबंधों में वर वधु पक्ष बराबर होते हैं। अभी तक हम लोग क्या देखते थे, जो बहिर्गोत्र विवाह होता था आपका नदन में और सेंट्रल इंडिया में, तो इस तरह का सिस्टम जो कि यहाँ पे नहीं देखना है। यहाँ पे जो कि वर और वधु पक्ष को बराबर का दर्जा दिया जाता है। ऐसा नहीं समझा जाता कि उच्च कुल में शादी हो, इस तरह की बात नहीं होती थी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, रक्त संबंधियों व विवाह संबंधियों में अंतर नहीं किया जाता। जबकि वहाँ पे ये होता था जो रक्त संबंधी है उनमें विवाह नहीं किया जाता है नदन इंडिया में, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रक्त संबंधी और विवाह संबंधी में अंतर नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ वर्गात्मक नातेदारी व्यवस्था है, मतलब वर्गात्मक नातेदारी व्यवस्था मतलब जो आपका कहने का मतलब है कि जो आपके मामी की लड़की होगी या फिर मौसी की लड़की होगी, तो इस तरह की लड़कियों से भी शादी किया जा सकता है। तो मतलब आप ही आपस में एक तरह से देखो परिवार में कहीं ना कहीं से ये सब लोग जुड़े हैं, तो इस तरह की स्थिति, इस तरह के विवाह भी यहाँ पे मान्य है। फिर देखो यहाँ पे कुछ कम्युनिटी के नाम बताया जा रहा है। नायर, तियान, मालबार के मोपला व बैंड समुदायों में मातृवंशी एवं मातृस्थानिक परिवार पाए जाते हैं जिसमें कोई वैवाहिक संबंध नहीं होता है। नायर परिवार यानी जिसको तारवाड़ कहते हैं में पति पत्नी व पुत्र पिता पुत्र संबंध
नहीं होता है। देखो कुछ एक तरह का ऐसा भी परिवार पाया जाता है जहाँ पे वैवाहिक संबंध नहीं होता, मतलब वहाँ पे विवाह का सिस्टम है ही नहीं। वहाँ पे देखो पति पत्नी जैसा या पिता पुत्र जैसा कोई संबंध है ही नहीं। तो इस चीज़ को भी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर देखो और क्या पॉइंट इसमें बताया जाए, दक्षिण क्षेत्र में जाति अंतर विवाह व गोत्र बहिर्विवाह के नियम नहीं होते। देखो दक्षिण क्षेत्र में ऐसा नहीं कि सेम कास्ट में आपको शादी करना है और लेकिन जो आपका गोत्र वो सेम ना हो, तो इस तरह के सिस्टम जो कि आपको नदन और सेंट्रल इंडिया में देखने को मिला, पर यहाँ पे दक्षिण सिस्टम दक्षिण जो भारत है यहाँ पर जो कि ऐसी सिस्टम देखने को नहीं है, ऐसा कोई यहाँ पर नियम नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये इस तरह से इस पर आप अंतर भी समझ सकते हो। यहाँ एक ही गांव में अंतर वैवाहिक गोत्र के लोग रहते हैं, मतलब एक ही गांव में एक ही गोत्र के लोगों में शादी की जाती है। यहाँ देखो बड़ी बहन की पुत्री, फुफ्फी की पुत्री, मामा की पुत्री के साथ विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब अगर कोई लड़का पक्ष है वो चाहता है कि जो उसकी बड़ी बहन की पुत्री है उससे शादी हो जाए, या फुफ्फी उसकी जो बुआ फूफा होते हैं उनकी पुत्री है उससे शादी हो जाए, फिर उनकी मामा की जो पुत्री है उससे शादी, तो ऐसे शादी को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, परंतु छोटी बहन की पुत्री भाभी विवाह और माँ की बहन की पुत्री से विवाह को निषिद्ध किया गया। जैसे आपको देखो सेंट्रल इंडिया में आपको भाभी विवाह देखने को मिलता था, पर यहाँ पे जो कि भाभी विवाह को मान्यता नहीं है, और छोटी बहन की जो पुत्री है उससे भी विवाह आप नहीं कर सकते, और जो आपकी मौसी लगेंगी उनकी पुत्री से भी शादी करना का भी निषेध है दक्षिणी भारत में। ये तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है जो हमने यहाँ पे समझा। अब देखो पूर्वी नातेदारी क्षेत्र में देखते हैं किस तरह का नातेदारी सिस्टम पाया जाता है पूर्वी क्षेत्र में। देखो मुंडारी, यहाँ पे कुछ लोगों की बात करें, कुछ कम्युनिटी की बात करें। मुंडारी भाषाई लोगों में पितृवंशी व पितृस्थानीय परिवार पाए जाते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट में कह रहा है जो हो और संथाल लोग हैं इसमें भ्राता भगिनी संतति विवाह प्रचलित है, परंतु जब तक पुत्रियों के मामा या फूफा जीवित है तब तक यह विवाह नहीं हो सकता है। काफ़ी अजीब रस्म रिवाज है, पर ऐसा वहाँ पर रिवाज है। ठीक है, फिर इसी तरह देखो हो और मुंडा में कुंवारे युवक युवतियों के लिए पृथक युवा गृह यानी जिसको कहते हैं आप घोटुल होता है। ठीक है, एक मतलब जो वहाँ पे आपके कुंवारे युवक होते हैं, युवतियाँ होती है, उनके लिए एक युवा गृह होता है, एक घर जैसा एक होता है। ठीक है, जिसको क्या नाम दिया गया है, घोटुल नाम दिया गया है। यहाँ विवाह पूर्व यौन संबंध निषेध नहीं है, परंतु यह निश्चित नहीं है कि व्यक्ति उसी से विवाह करता है जिसके साथ उसके यौन संबंध हो। मतलब यहाँ पे एक तरह से कह लो लोग एक दूसरे को जानने समझने के लिए एक अलग घर कमरा टाइप का होता है जिसको घोटुल कहा जाता है। वहाँ पर जो युवक युवतियाँ होती हैं वो आपस में जाते मिलते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उन्हीं से शादी भी करे। ठीक है, तो इस तरह की सिस्टम पाई जाती है जो कि आपका कौन से जनजाति में पाते हो और मुंडा जनजाति में। मतलब एक तरह से यहाँ पे आपको यहाँ पे जो लड़का और लड़की है उसको चॉइस होती है कि उसे किससे शादी करनी है। यहाँ पे उनके परिवार द्वारा उन पर थोपा नहीं जाता है, जो कि आपको एक तरह से आधुनिकता की ओर परिलक्षित करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो हो तथा मुंडा टोटम बहिर्विवाही होते हैं। यानी जो हो और मुंडा होते हैं वो टोटम बहिर्विवाही होते हैं, मतलब इनमें जो विवाह होता है वो सेम टोटम में नहीं होता। जैसे कि हमने नॉर्थ इंडिया में देखा कि सेम गोत्र में विवाह नहीं होगा, वही बात हो रहा है कि सेम टोटम यानी धर्म की बात। टोटम मतलब एक धर्म होता है जो कि हमें जो कि दुर्खिम ने अपने सिद्धांत में बताया था। ठीक है, प्राचीन धर्म को टोटमवाद कहा गया। तो वही कह जो होम और मुंडा जनजाति होते हैं वो जो कि टोटम बहिर्विवाह कहते हैं, मतलब कि सेम टोटम में शादी नहीं करेंगे, अलग अलग टोटम में जो कि शादी करते हैं। इनमें वधु मूल्य के प्रचलन के साथ सेवा विवाह भी मान्य है। मुंडारी लोगों में संयुक्त परिवार नहीं पाया जाता है, परंतु ये पितृगोत्री संबंधों को बनाए रखते हैं। ओके, असम में खासी मेखमेर भाषाएं बोलते हैं जिनमें प्रचलित नातेदारी व्यवस्था का निम्न लक्षण है। देखो जो असम में जो खासी जनजाति उसमें जो कि कुछ इंटरेस्टिंग सा जो कि नातेदारी सिस्टम पाया जाता है, तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देखते हैं 3-4 पॉइंट में। पहले देखो यहाँ पे जो खासी आपकी जनजाति इसमें जो देखोगे आप मात्र सत्तात्मक, मातृवंशी एवं मात्र स्थानिक समूह पाए जाते हैं। कहने का मतलब जो आपका खासी जनजाति है इसमें जो कि मतलब कि आपका पैट्रियार्की नहीं पाया जाता है, इसमें जो कि मातृवंशी वंशानुक्रम की स्थिति जो कि पाई जाती है। उत्तराधिकार के रूप में सबसे छोटी पुत्री को मान्यता दी जाती है। इसमें विवाह विच्छेद या वैध विवाहता से स्त्री की परिस्थिति पर कोई अंतर नहीं आता, जबकि आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो विवाह विच्छेद से स्त्री की परिस्थिति में काफ़ी अंतर आ जाता है। विवाह के बाद पति को पत्नी के यहाँ आकर रहना पड़ता है। यहाँ पे यानी थोड़ा सा उल्टा चलता है नॉर्थ इंडिया के हिसाब से। यहाँ पे जो पति होता है वो पत्नी के घर पर जाके रहता है, ना कि जो वाइफ होती है वो ससुराल रहती है, बल्कि यहाँ पे जो हस्बैंड है वो ससुराल एक तरह से कह लो आप जाता है। ठीक है, वहीं पर जाके रहता है। फिर देखो यहाँ पे एक पॉइंट बोल रहा है
ससुर की मृत्यु के बाद सास जो कि दामाद से विवाह का प्रचलन देखा गया है। काफ़ी अनोखा सिस्टम है यहाँ का, ठीक है, सास और दामाद का विवाह। ओके, तो कुछ इस तरह का भी प्रचलन इन जो आपका खासी जनजाति है जो कि आपके मुखमेर भाषाएं बोलते हैं उनमें इस तरह का किनशिप सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, चलो, तो ये असम का भी हमने किनशिप सिस्टम थोड़ा सा देख लिया। इस तरह से आप देखोगे हमने जो कि सभी एरिया के जो इरावती कौरे ने स्टडी की थी, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, जो कि सब कुछ हमने देख लिया कहाँ पे किस तरह का किनशिप सिस्टम देखने को मिलता है। अब इसमें अंतर देखते हैं कि उत्तर और दक्षिण नातेदारी व्यवस्था में क्या अंतर है। ठीक है, कभी कोई डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो इसको भी समझते हैं। तो देखो क्या क्या अंतर है। उत्तर भारत में विवाह के नकारात्मक नियमों का पालन किया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में विवाह के सकारात्मक नियमों का पालन किया जाता है। उत्तर भारत में विवाह संबंध से एक परिवार पूर्णतः नए परिवार से जुड़ता है और इस प्रकार एक गांव से नए गांव, जबकि दक्षिण भारत में विवाह संबंध छोटे नातेदारी समूहों के बीच होता है और पिता तथा माता दोनों के पक्षों के संबंधों पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है नकारात्मक नियम कहने का मतलब यहाँ पे जो स्त्रियों का अधिकार है ना उसको थोड़ा सा दबाया जाता है, उनकी मर्जी को थोड़ा सा दबाया जाता है, मतलब उनको चॉइस का अधिकार नहीं होता है। और यहाँ पे जो पैट्रियार्की सिस्टम काफ़ी हावी होता है, तो स्त्रियों की दशा काफ़ी निम्न होती है। तो वही कहा जा रहा है जो आपका उत्तर भारत में विवाह के नकारात्मक नियमों का पालन किया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में देखो तो इक्वालिटी की बात की जाती है, स्त्रियों को दबाया नहीं जाता, उनको समानता का अधिकार दिया जाता है और जो कि स्त्रियों की परिस्थिति काफ़ी मजबूत होती है यहाँ पे। तो दक्षिणी भारत में विवाह के सकारात्मक नियम पाए जाते हैं। अब उत्तर भारत में जो विवाह संबंध से जो कि देखो उत्तर भारत में क्या होता है, जब विवाह स्थापित होता है तो एक परिवार दूसरे परिवार से जो कि संबंध स्थापित करता है, इस सतह पे एक गांव का संबंध दूसरे गांव पे आपको देखने को मिलता है। तो यानी यहाँ पे देखो सिर्फ दो व्यक्ति की शादी विवाह नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे जो कि एक परिवार से दूसरा परिवार, साथ ही एक गांव से दूसरा गांव भी आपस में संबंध स्थापित कर रहा है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो कि आपको उत्तर भारत में देखने को मिलेंगी, जबकि दक्षिण भारत में क्या होता है बहुत ही निकट में ही शादी की जाती है। ऐसा नहीं कि बहुत दूर गांव में शादी की जाए, अपने ही गांव में काफ़ी बार या फिर अपने ही रिलेटिव में जो कि शादी कर ली जाती है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पे देखने को, ये अंतर यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर देखो उत्तर भारत में नातेदारी शब्दावली में रक्त संबंधियों और विवाह संबंधियों की पृथकता पर जोर दिया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में विवाह और रक्त संबंधियों के बीच संबंधों को समस्थिति पर जोर दिया जाता है। कहने का मतलब जो उत्तर भारत में वहाँ पर जो रक्त संबंधी होते हैं और जब विवाह संबंधी होते हैं उनमें अंतर किया जाता है, और रक्त संबंधी जो संबंधी होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, जबकि दक्षिण भारत में जो कि इनमें कोई अंतर नहीं किया जाता है, दोनों को एक समान भाव से देखा जाता है। द्रविड़ शब्दावली की संरचना वर्गात्मक नातेदारी सिद्धांतों के संबंधों के सिद्धांत पर आधारित है तथा एक पीढ़ी को चचेरे, मौसे, फुफेरे, ममेरे, भाई बहनों से पृथक करती है, जो विवाह के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जबकि उत्तर भारत में विवाह संबंधों के लिए यह विभेद महत्वहीन है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे देखो चचेरे, मौसेरे और फुफेरे, ममेरे जो भाई बहन होते हैं उनमें जो कि इनके पुत्रियों से जो कि शादी की मान्यता है, जबकि यहाँ पे आपका देखोगे उत्तर भारत में ऐसे विवाह को मान्य नहीं है। इस तरह का भी अंतर देखने को मिलता है। फिर देखो उत्तर भारत में विवाह संबंधों में अनुलोम विवाह सिद्धांत का दृढ़ता से पालन किया जाता है, दक्षिण भारत में इस सिद्धांत का पालन संभव नहीं है, क्योंकि मातृवंशी और कभी कभी पितृवंशी ममेरे, फुफेरे, भाई बहनों और कभी कभी दो पीढ़ियों यानी मामा भांजी विवाह भी देखने को मिलता है। उत्तर भारत में वैवाहिक संबंध अब देखोगे तो लड़की वालों को निम्न स्तर का समझा जाना आसान हो जाता है, जबकि दक्षिण भारत में स्थिति यह नहीं है। यहाँ पे देखो उत्तर भारत में देखोगे जो लड़की वालों को उनको जो कि निम्न स्थिति का समझा जाता है, जबकि लड़के वाले को उच्च स्थिति का समझा जाता है, जबकि आपका दक्षिण भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। मतलब दक्षिण भारत में तो देखो जो पुरुष महिला या फिर जो पति पत्नी संबंध है वो इक्वालिटी पे काफ़ी फोकस है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ड्यूमा के अनुसार दक्षिण भारत में प्रधान विवाह यानी पहला विवाह समान परिस्थिति के व्यक्तियों को जोड़ता है, जिसको आप समस्तरी विवाह कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रधान विवाह मतलब किसी की पहली शादी होती है तो वो क्या होता है अपने ही स्तर के, अपने ही समान स्तर के लोगों से जिनकी परिस्थिति एक तरह से समान होती है उन्हीं में जो कि शादी को महत्व दिया जाता है। उत्तर भारत में विवाह के बाद स्त्री अपना मूल परिवार छोड़कर पूर्णतः अपरिचित घर में आती है, यहाँ उसका व्यवहार अपने घर से पूर्णतः भिन्न होता है। दक्षिण भारत में स्त्री के दृष्टिकोण से उसके जन्म के परिवार व विवाह के परिवार में बहुत कम अंतर होता है। अतः स्त्री की परिस्थिति की दृष्टि से दक्षिण भारत में विवाह कम परिवर्तन लाने वाली घटना होती है। कहने मतलब जो दक्षिण में विवाह होता है तो वहाँ पे स्त्री की स्थिति जो कि काफ़ी कम, बहुत ज़्यादा कम नहीं होती है, लेकिन उत्तर भारत में जो विवाह होता है वहाँ पे स्त्री की स्थिति काफ़ी कम हो जाती है।
तो इस तरह से हमने कुछ अंतर देखा आपका उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो नातेदारी व्यवस्था थी उसमें। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कंक्लूजन की बात करें एक तरह से, वर्तमान भारत में औद्योगिकरण, आधुनिक शिक्षा, वैधानिक व्यवस्था एवं पश्चिमी मूल्यों के प्रभाव के कारण नातेदारी व्यवस्था के उपरोक्त सभी पक्षों में बदलाव आया है। मतलब जो नातेदारी व्यवस्था में चेंजेस आए किसके कारण, औद्योगिकरण, आधुनिक शिक्षा और वैधानिक व्यवस्था व पश्चिमी मूल्यों के प्रभाव में। ठीक है, विवाह संबंधी मान्यताएं निषेध कमजोर है। जो विवाह में जो मान्यताएं थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब अंतर जाति शादी करना चाहिए एक ही जाति में, तो ये सब जो मान्यताएं थी इनको ये जो कि कमज़ोर हुए ये आधुनिकीकरण के कारण। तथा दक्षिण भारत में भी विवाह के संदर्भ में जन्म परिवार एवं विवाह परिवार के बीच अंतर बढ़ा है। तो मतलब चेंजेस आपको हर जगह देखने को मिल रहे हैं आधुनिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पे। तो ये हमने नातेदारी सिस्टम काफ़ी डिटेल से समझा। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, भारत में विवाह।